हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एनईपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 3 जो कि मैट्रिसेस है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, और भी कुछ कंसेप्ट होंगे जो बेसिक होंगे और हम उन्हें समझेंगे। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कराया है, जो कि पहला चैप्टर और सेकेंड चैप्टर है, यानी रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे एक अच्छे से कोट से जो हमें जीवन भर इंस्पायर करेगा। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप चाहते हो चमकना सन की तरह, तो पहले आप सन की तरह जलना सीखो, यानी सन की तरह काम करना सीखो। नहीं, सन हमें लगातार कंटिन्यूअस बर्न होकर हमें प्रकाश देते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में लगातार अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए, यानी करते रहना चाहिए अपने कर्म। और एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है, और हमें सफलता उस सन जैसी मिलती है जो चारों तरफ रोशनी फैलाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने कोट्स को एंड करते हैं और अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस होता क्या है, तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आप कोई भी नंबर है, जैसे 1 2, कोई भी फंक्शन है, साइन एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, और आपके पास कोई भी माइनस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये सब नंबर है। तो इन सभी नंबरों को आप एक अलग तरीके से लिख सकते हो, यानी रेक्टेंगुलर एरे में लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर ये रहा रेक्टेंगुलर एरे में, ठीक है। नंबर चाहे कोई फंक्शंस, रियल नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे ये रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स यानी जो ये रेक्टेंगुलर एरे है ना, ये वाला, इसके अंदर हम नंबर्स को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स लिखने का ये तरीका है कि हम कैसे लिखते हैं किसी नंबर को, गिवन नंबर हो या वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। मैट्रिक्स का यूज क्या है, तो मैट्रिक्स का यूज बहुत जगह साइंस में यूज होता है, ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और साथ में आप देखोगे कि मैट्रिक्स हमारे जो हमें सॉल्विंग के तरीके होते हैं उन्हें कॉम्पैक्ट यानी छोटा कर देता है और सरल कर देता है, ठीक है। जैसे आपसे बोला जाए कि मेरे पास 5 पेन है और 6 कापी है, ठीक है, और इनका टोटल एक का दाम, यानी 5 पेन है 6 कापी, ये पेन रहा ये कॉपी रहा, ठीक है। तो एक पेन का दाम मेरा 10 रुपीज़ है और एक कापी का दाम मेरा 5 रुपीज़ है। तो क्या आप इसको मैट्रिक्स के हेल्प से कर सकते हो, तो हम कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, ये पेन और कापी है ना, तो पेन और कापी को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और जो दाम है उस दाम को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 10 और 5। तो हम ऐसे इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे में जो भी नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो सॉल्विंग के तरीके होते हैं उनको ईजी बना जाते हैं। जैसे आप लीनियर इक्वेशन लिखते हो, 2x + 5y = 10, 3x + 6y = 18, कोई लीनियर इक्वेशंस आपने लिखा तो जो इसका कोफिशिएंट, हम मैट्रिक्स में कोफिशिएंट को लिख सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसका अप्लीकेशंस भी हमारे लाइफ में, ठीक है, आपके बुक में दिया है कि साइंस में ज़्यादा यूज है, मैथमेटिकल में यूज होता है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स लिखा, एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर आपने कोई एक मैट्रिक्स लिखा और ये ऑर्डर में होता है, जैसे 4 5 6 2, ठीक है। तो जो भी आप एंट्री कर रहे हो, एंट्री मतलब जो भी अंदर जा रहे हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इनको याद रखिएगा, एलिमेंट्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के। अब इसका आर्डर क्या होता है, तो आर्डर समझिए, यानी किसी मैट्रिक्स का आर्डर टर्म क्या है, यानी आर्डर क्या होता है। तो आर्डर मतलब इसमें आप पहले पहचानोगे कि रो क्या है। तो रो मतलब ये होता है, देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज रो, यानी ये चीज़ें रो हैं, और नीचे आएंगे तो कॉलम क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉलम होगा। तो इसमें कितने रो हैं, एक रो ये रहा, दूसरा रो ये रहा, तो 2 रो, कितने रो हैं प्यारे बच्चों, 2 रो, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इनका आर्डर। तो पहले आप लिखते हो रो, क्या लिखते हो प्यारे बच्चों, रो, उसके बाद कॉलम। यहाँ पर पहले रो लिखो फिर कॉलम का नंबर, यानी 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पर समझ सकते हो रो इंटू कॉलम, यानी पहले नंबर ऑफ रो यानी कितने रो हैं वो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के आर्डर बहुत हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बोल दे क्या सर जी, एक रो एक कॉलम का मैट्रिक्स होगा, यानी एक ही रो हो और एक ही कॉलम है, तो हो सकता है भाई, जैसे 6 नंबर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एक रो 2 कॉलम का भी हो सकता है, यानी जैसे एक रो का मतलब ऐसे एक लाइन में हो, जैसे 2 और 3, ठीक है, एक रो हो गया, एक कॉलम। क्या ये एक कॉलम दिख रहा है आपका? नहीं, ये है एक रो एक कॉलम। एक कॉलम मतलब ऐसे, ठीक है, ये 2 कॉलम है, तो इसका क्या हो जाएगा,
एक रो दो कॉलम, देखो एक रो है ऐसे, दो कॉलम, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, दो कॉलम, ठीक है। तो एक रो दो कॉलम, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जानोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि एक राधा है, ठीक है, और यहाँ पे हरी है, ठीक है, इसके पास 6 पेन है, इसके पास 8 पेन्स हैं, इसके पास 9 कॉपी है, इसके पास 8 कॉपी है, और 7 रबड़ है, और इसके बाद 8 रबड़ है। इसको आप मैट्रिक्स के हेल्प से लिखो, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो उसमें भी हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले कि आप ये समझो कि ये राधा है, तो राधा का एक साइड में हम सब पूरा लिख देते हैं, यानी एक कॉलम में राधा को रख देते हैं, यानी 6 पेन कॉपी रबड़, ये राधा वाला कॉलम हो गया, ठीक है। और ये वाला हरी वाला एच वाला, ऐसे भी हम बोल सकते थे 8 पेन 8 कॉपी और 8 रबड़, ठीक है। तो ये कितना, इसका आर्डर पूछ दे, आर्डर क्या होगा, तो एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो 3 रो 2 कॉलम। बात समझ लो, यही क्या कहलाता है, आर्डर। तो मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, तो 3 रो 2 कॉलम। क्या इसको हम और कोई दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, कैसे लिखेंगे। तो देखिए, आपने तो एक कॉलम में बोला ना, एक कॉलम में राधा को बोला, तो आप एक रो में राधा के जो भी चीज़ें उनको लिख दो, 6 9, ठीक है, 7 8 8 8, ये हरी वाला हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 रो 3 कॉलम, ठीक है। बातें समझ रहे हो, यानी पहले आप रो लिखते हो फिर कॉलम, यही ऑर्डर कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो अगर आप रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो भी नंबर या फंक्शन या वेरिएबल लिख रहे हो, तो उसके ऑर्डर्स, पहले ऑर्डर अगर बताना हो तो रो लिखते हैं, पहले कितने रो हैं फिर कॉलम, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो क्या पहले यहाँ पर एम रो एन कॉलम है, ठीक है। एम रो का मतलब 1 2, यानी एम रो एन कॉलम का मतलब 1 2, ठीक है, एन कॉलम हो गया, ठीक है। बातें समझ रहे हो, एम रो एन कॉलम। तो ये जनरल फॉर्म है, यानी जनरल फॉर्म मतलब सामान्य फॉर्म। जैसे कि आप समझ रहे हो कि मैट्रिक्स जब मैं लिख रहा हूँ, तो मैट्रिक्स कभी भाई छोटा भी हो सकता है, कभी बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए बताया है कि देखो, पहला रो में तो पहला हर जगह है फर्स्ट, सेकेंड रो में 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई एन कॉलम होगा, इसलिए एन लिखा गया है। अब यहाँ पे एकदम नीचे जाओगे तो हो सकता है आपका कोई एम रो, ठीक है, इसलिए जनरल फॉर्म है, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो एक चीज़, जो ये एलिमेंट्स है ना, तो इस एलिमेंट्स को हम ए आई जे बोलते हैं। आई मतलब आई क्या बताता है, किस रो पर है, यानी नंबर ऑफ रो बताएगा, और जे क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम बताएगा जे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो आई की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 के बराबर होगी, लेकिन किससे कम होगी, एम से। एम के बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। देखो एम रो है ना, तो आई क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रो, यानी किसी एलिमेंट का आई क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है आई, तो ये नंबर ऑफ रो ही बता रहा है। अब जे क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, तो जे की वैल्यू भी 1 से बड़ी और एन के बराबर हो सकती है, और 1 के भी इक्वल हो सकती है, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉलम nth कॉलम n के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। ये एलिमेंट्स, किसी भी एक एलिमेंट्स को उठाओ, पूछ सकता है कि अगर मान लो यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो पूछ सकता है 5 किस रो में है, तो आप रो बता सकते हो ना, पहले रो में, किस कॉलम में, सेकंड कॉलम में है, ठीक है। 5 बातें समझ रहे हो। तो ये जनरल फॉर्म था, आप इसको समझिएगा, ठीक है। क्या होता है, अब देखो एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम समझेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रो है, यानी जो जितने रो हैं उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ठीक है। बातें समझ रहे हो। जैसे कि अभी आप लिख रहे थे 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, समझ रहे हो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए, तभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। तो इसके अलावा और भी मैट्रिक्स होते हैं, हम जिनको स्टेप बाय जल्दी समझते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने जाना। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो की बात होगी, जैसे एक रो होगा उसमें, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है, यानी 1 रो 3 कॉलम, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम होगा, एक कॉलम मतलब ऐसे, समझ रहे हो ना, 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो बात समझे। रो मैट्रिक्स मतलब 1 रो होगा, कॉलम कितने भी हो जाएंगे, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा, ये याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखो कि अगर कोई बोलते हैं एक पॉइंट से जो कि प्लेन में है, यहाँ पर पॉइंट से प्लेन में, उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया 1 और 2, तो क्या हम इसको मैट्रिक्स के हेल्प से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखेंगे, 1 2, यानी 1 रो 2 कॉलम। क्या एक ही तरीका होगा, नहीं दूसरा भी तरीका होगा, वो क्या होगा 1/1 और 2, ठीक है, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है। तो आप पॉइंट्स को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं, यानी ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को भी आप क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो बातें समझो, आपके बुक में सब समझाया, एग्जांपल आप एक बार देख समझ सकते हो, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स खत्म हो गया और ये कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर
2, बस बोल दे ऑर्डर 2, तो इससे क्या आप समझ रहे हो, ऑर्डर 2 बोल दे, ऑर्डर 3 बोल दे, तो ये देखो ये बता रहा है ना ऑर्डर 2 का मतलब कि 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं बोलता ऑर्डर 3, यहाँ पे बोलता सीधे ऑर्डर है 3x1 का, 3x1 का, इसका मतलब ये अलग है। अब जैसे ऑर्डर 2 बोल दे तो समझ जाना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके रो और कॉलम कितने हैं, सेम है, 2 2 हैं, ठीक है, तभी ऑर्डर 2 बोला। ऑर्डर 3 का मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो भी 3 है और कॉलम भी क्या है, 3 है, ठीक है। जैसे मैं ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स मुझे बोल दिया लिखने के लिए कोई, तो मैं कैसे लिखूँगा, ये रहा ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स, ठीक है, बातें समझ रहे हो, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स ये रहा, ठीक है। तो एक होता है डायगोनल, डायगोनल आप समझते हो भाई, ज्योमेट्री में भी आप पढ़े होंगे, रेक्टेंगल में भी डायगोनल ऐसे बनता था, ठीक है, तो ये डायगोनल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, देखो ये डायगोनल है, तो डायगोनल पर जो भी एलिमेंट इनको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंटिटीज़ जो आए हैं यहाँ पर डायगोनल पर, ठीक है, बातें समझ रहे हो। तो अगर मैं बोल दूँ डायगोनल मैट्रिक्स आप बनाइए, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे इसी को आपको लिखना है तो 6 7 7, बाकी सब एलिमेंट्स क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, जीरो, यही क्या कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, सीधे हम 3 ऑर्डर बोल देंगे क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम का, ऑर्डर 3rd का है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आप डायगोनल दिखा पाओगे, अगर मैं इसको गायब करूँ तो डायगोनल बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनेगा, ये भी याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, आपने तो डायगोनल मैट्रिक्स से समझ लिया कि डायगोनल ऐसे है, तो क्या कोई बच्चा ऐसे बोले सर ये भी तो डायगोनल है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अब थोड़ा डायगोनल टर्म से ये मत समझिएगा डायगोनल ये वाला है तो ये है ना, अब थोड़ा वो समझने के लिए था। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, ये बोलता है कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, यानी ए आई जे, मान लो कोई एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का ए आई जे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि आई इक्वल टू जे होगा, तभी ये डायगोनल एलिमेंट है। आप समझ गए, डायगोनल एलिमेंट है इफ़ आई इक्वल टू जे, यानी आई की वैल्यू जे के बराबर होगी तभी होगी, ठीक है। तो अगर मैं बच्चा बोल रहा है सर जिसको, तो ये फर्स्ट रो 3rd कॉलम, इसको ले लिया तो सेकंड रो 2nd कॉलम, इसको ले लिया 3rd रो 1st कॉलम, तो क्या ये चीज़ें बराबर है, रो और कॉलम बराबर है, नहीं, इसीलिए हमने यहाँ से नहीं क्रॉस किया, सीधे यहाँ से क्रॉस किया। तो आप याद रखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स या एंटिटीज़ वही हैं जिनमें आई इक्वल टू जे, यानी A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा, ठीक है। तो कोई पूछ देगा क्या डायगोनल ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए और बाकी सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बातें समझो कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि ए आई जे एक ऐसा एलिमेंट होगा जहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जी ए के बराबर हो, तो वहाँ पर सभी एलिमेंट जीरो होंगे, कब, जब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तब, यानी ए आई जे जीरो कब होगा प्यारे बच्चों, ये कौन सा है नंबर बताओ तो, फर्स्ट रो 2nd कॉलम, यानी आई नॉट इक्वल टू जे पे तो ही तो जीरो है। अगर कोई बोल दे ए आई जे एक एलिमेंट है, वो किसी वैल्यू के बराबर है, कोई नंबरिक वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया आई इक्वल टू जे, तो वो ये रहा A11 A22, ठीक है। तो ये सब कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के, ठीक है। तो आप याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब कोई बोल दे ये डायगोनल होगा, नहीं होगा, ठीक है, आगे चलता है। देखो प्यारे बच्चों में पढ़ना क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहला वर्ड स्क्वायर मतलब 3 रो 3 कॉलम, ठीक है, या 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स होगा तो जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे ना वो सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे, बस यही फ़र्क है आपका स्केलर मैट्रिक्स में और इसके पहले आप जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े थे उस डायगोनल में क्या बोला जाता था कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता था, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसी के लिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें ये होता है ना कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ये 1 1 हो जाते हैं, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1, ठीक है। देखो सब एलिमेंट्स 1 1, ठीक है, बातें क्लियर। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ गए और आपने स्केलर मैट्रिक्स जाना। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स कोई वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पर √2 भी हो सकता था लेकिन सभी सेम होगा, ठीक है। इसके पहले आप क्या पढ़े थे, एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में आप जान गए थे कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये √3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ठीक है, बातें क्लियर। 3 रो 3 कॉलम, तो ये कैसा था, डायगोनल मैट्रिक्स, इसी को हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी में 1 1 रहेगा, याद रखिएगा। स्केलर में कोई भी वैल्यू 5 √2 भी हो सकता था
अब कोई ज़रूरी है कि 3 पे होगा, 2 पे तो भी हो सकता है, जैसे रूट टू, यानी ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स है। कैसा है? स्केलर मैट्रिक्स। तो कोई क्या आपसे पूछ सकता है क्या सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? हो सकता है भाई, क्योंकि 1 1 है ना। तो यहाँ पर देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि जो ये आपके डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स है वो सभी इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल फॉर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब कोई बोल सकता है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स क्या स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं? हो सकते हैं भाई। ठीक है, कभी कभी डायगोनल आपके सभी बराबर हो गए तो स्केलर मैट्रिक्स में बन जाएगा। ठीक है, तब बातें याद रखिएगा। अब देखो एक होता है जीरो मैट्रिक्स जिसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें क्या होता है जितने भी एलिमेंट हो गए ना मैट्रिक्स के, जितने भी एलिमेंट हो गए वो सभी क्या होंगे? जीरो होंगे। इसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। यहाँ पे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब भी अगर एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो क्या कहलाएगा? जीरो मैट्रिक्स। जैसे कोई ऐसे मैट्रिक्स लिख दिया 1 रो 2 कॉलम का, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बातें समझिएगा। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इनको बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का जो डिनोशन होता है, डिनोशन मतलब कैसे डिनोट करते हैं? तो ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है। बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल्स तभी होंगे जैसे आपने यहाँ पर लिखा 2 4 6 9। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो ये तभी इक्वल होगा जब यहाँ का जो मैट्रिक्स हो इसी टाइप का सेम हो और इसका भी आर्डर क्या हो? सेम हो। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का आर्डर भी सेम। ठीक है, आर्डर सेम का मतलब जो आप आर्डर लिख रहे हो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 सेम होना चाहिए। अगर 3 क्रॉस 1 यहाँ पर है तो 3 क्रॉस 1 है, तभी ये इक्वलिटी में भी पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा कंडीशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी इस एलिमेंट को हम इससे कंपेयर करेंगे ना, क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कंपेयर होगा, तो दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तो ये बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तभी ये बातें इक्वलिटी की होगी, तभी मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। इसी के बेस पर बहुत से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे यहाँ पर दे देगा x+3 6y(z) इक्वल टू 9 6x करो 9 36 5 6। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऐसे बोल देगा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इक्वल है तो आपसे पूछ देगा x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ और z की वैल्यू बताओ, तो आप सॉल्व कर सकते हो। इक्वल्स का मतलब क्या था? पहले तो आप चेक कर लो आर्डर सेम है ना, तो 2 ऑर्डर 2 यानी इसका भी ऑर्डर 2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे कंपेयर करो, यानी x+3 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या होगी? 9 में से 3 ये 6। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर कर लो, यानी 6x तो इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू 6 रखने पर 36 आ गया, हो गया ना। अब देखो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो गया, y की वैल्यू 5। 2z कितना होगा? 6, तो z की वैल्यू क्या होगी? 3, 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब बातें समझ रहे हो ये क्या होगा? 2z इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वल दिखा देगा कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सी बात है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब एडिशन, यानी पहला में एडिशन, तो ये सिंपल होता है, जैसे आप सिंपल जोड़ करते हो ना उसी तरह है, बस आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक मैट्रिक्स ए है आपका 2 2, ये बी मैट्रिक्स है, तो ऐड करने से पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, दोनों का ऑर्डर सेम है तो चल जाएगा, ऐड होगा। अब क्या करोगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग से जोड़ दोगे, तो देखो क्या होगा? 6 6 ऐसे, यहाँ पे 7 + 7, यहाँ पे 8 + 8, यहाँ पे 9 + 9। ठीक है, यही क्या हो गया आपका? एक मैट्रिक्स हो गया जो जोड़ने के बाद मिला, और आर्डर भी वही रहेगा जो पहले दोनों का आर्डर था। ये कैसा मैट्रिक्स है? A + B है। ठीक है, इसी तरह माइनस वाला भी होता है, अगर यहाँ पर बोल दे माइनस करना है तो माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपने समझा, आर्डर मस्ट भी सेम तभी हम जोड़ पाएंगे। इसका आर्डर अगर इसके बराबर है तभी ना जोड़ोगे भाई। अगर मान लो ये 3 रो 2 कॉलम हो जाए तो कहाँ नीचे यहाँ पे मिलता है? 3 रो तो ही नहीं, किस में जोड़ेंगे? ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसा आता है? मल्टीप्लिकेशन। आपने एडिशन समझा, माइनस समझा, माइनस में क्या होता है? बस माइनस साइन लगा हटा देते हैं। अब आती है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन अंदर हमें नहीं करना, अभी मैं 2 मैट्रिक्स नहीं करना है, अभी हमें स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
जैसे आपने कोई मैट्रिक्स लिखा 6 7 6 8 9 4, ये कोई मैट्रिक्स है, मैं बोलूँगा इसमें स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो। यानी मेरे पास पहले 6 पेन था, 8 पेन था, 9 कॉपी थी और 4 कॉपी थी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब ये 2 गुने हो गए, 2 गुने मतलब सभी चीज़ें 2 अमाउंट्स में बढ़ गए। तो हम क्या करेंगे उस समय हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, वो भी चेक कर लीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको जब ऐसे करना हो ना मल्टीप्लाई, ये स्केलर नंबर है, कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी स्केलर नंबर से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, ठीक है। वो चीज़ें क्या हो जाएंगी दोगुनी। 3 से कर सकते थे, 1/2 से भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स तो हमने ये जाना कि किसी स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई बोल रहे हैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जनरल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि कोई नंबर होगा मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करता होगा। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्म में, तो के इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि के क्या होगा मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट होंगे उससे वो मल्टीप्लाई कर लेगा अंदर जाके। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 लगा रहे थे, देखो 2 इससे मल्टीप्लाई किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, तब नहीं रिजल्ट बना, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सिंपल करके हम लिख सकते हैं कि ए में मान लो कोई एलिमेंट ए आई जे है करके, ठीक है, और आर्डर क्या है m क्रॉस n, तो के सबसे मल्टीप्लाई करेगा ना, अभी मैं ये बात बता रहा था, इससे भी करेगा। तो यहाँ पर ए का कोई एलिमेंट ए आई जे लिख लेना, आई जे मालूम ही होता है आपको क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जैसे बोलते हैं, ठीक है, m क्रॉस n, ठीक है। ये बातें होनी चाहिए आपको समझ में, यानी आप कोई कांस्टेंट नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई बोल दे -1 से क्या हम किसी मैट्रिक्स में ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या ये माइनस ए बन जाएगा, तो बन जाएगा भाई, क्योंकि माइनस से जैसा ही करोगे तो सभी में तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, सभी एलिमेंट में हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक के जितने एलिमेंट्स होंगे सब में हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आप समझ रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मान लो कोई लिख दिया मेरे पास 5x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 5x4 का मैट्रिक्स है, तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा 4x5, और कोई तरीका 10x2, ठीक है, और कोई तरीका 20x1, 1x20, 2x10, और कोई और भी आप सोचोगे तो आइडिया बताओगे कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो जनरली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 20 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं बच्चों, 20 एलिमेंट्स, इनको आप मैट्रिक्स बनाना है, तो कितने आर्डर आप बना के दिखा सकते हो, ठीक है। तो बच्चा आप कैसे सोचेगा कि 20 जो है वो, उस 20 को हम क्या करेंगे, पहले तो आप ये सब आइडिया लगा लो कि हमें ये ब्रेकिंग आनी चाहिए। तो पहले वो बोल देगा 2, पहले तो ये बोल सकता है 20 रो 1 कॉलम, फिर 1 रो 20 कॉलम, फिर 2 रो 10 कॉलम, देखो 2 10 10 20, 2 10 20। तो एक चीज़ ये भी समझोगे कि जो ऑर्डर होता है ना, उस ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, ठीक है। 20 × 1 20 एलिमेंट्स, ठीक है, सब में देखो 10 × 2 में हो जाएगा, फिर 5 × 4 में हो जाएगा, फिर 4 × 5 में, और कोई पॉसिबल है, अब नहीं पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। आप समझ सकते हो, कोई बच्चा बोलेगा 6 से तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इतने ऑर्डर पॉसिबल होंगे अगर 20 एलिमेंट्स है तब, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी मैट्रिक्स का हम एडिशन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी जान रहे हैं, ठीक है। अगर 2 मैट्रिक्स a + b है, ठीक है, इनको हमने ऐड किया, तो क्या b + a नहीं लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स a था एक मैट्रिक्स b था, लिख सकते हैं। कम्यूटेटिव है क्योंकि जोड़ जानते हो, जोड़ेंगे चाहे ऐसे जोड़ो चाहे वैसे, बात बराबर है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसको याद रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। ये बातें समझिएगा, ठीक है। अगर मान लो 3 मैट्रिक्स है, अब ये भी एक समझना जरूरी है कि मैट्रिक्स ए और बी क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो जोड़ तभी पाएंगे जब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ, ये आप समझ रहे हो कि 2 मैट्रिक्स तभी जोड़ते हैं जब ऑर्डर क्या होता है, सेम। यानी अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स 2 का है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 का है, तभी जुड़ेगा। अगर मैट्रिक्स 3 हो आपके ए बी और सी, और इनका ऑर्डर भी क्या हो, सेम हो, सेम मतलब m × n के हो, ठीक है। तो इनको अगर मैं एसोसिएटिव लॉ बोलूँगा, यानी a + b फिर + c = a + b + c हो सकता है। तो एसोसिएटिव लॉ है, जोड़ेंगे तो इक्वल होगा दोनों, ठीक है, ठीक है। बातें समझ रहे हो, ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। अब तीसरा आता है कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी, अगर मैं आइडेंटिटी जोड़ूंगा तो नंबर आ जाएगा, ठीक है, वही से। तो ये क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उस मैट्रिक्स में अगर मैं 0 जोड़ता हूँ, यानी जीरो मैट्रिक्स जोड़ोगे तो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स मतलब सभी नंबर 0, अगर जोड़ भी दोगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना भाई। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, देखो जैसे अगर मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 4 6, अगर मैं इसमें 0 मैट्रिक्स जोड़ता हूँ तो रिजल्ट क्या होगा मेरा, यही ना आएगा।
भाई जोड़ के आप चेक भी कर सकते हो, यही आएगा। तो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी भी ये फॉलो करता है। यानी कोई बोल देगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ेंगे कि वो एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो करे, तो जीरो मैट्रिक्स जोड़ेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ूं कि वो जीरो बन जाए। इनवर्स का मतलब यही होता है ना कि एक मैट्रिक्स ए था, उसमें हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स जोड़ दिया जिसके कारण रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। तो इस मान लो वो मैट्रिक्स ए था, हमने कोई मैट्रिक्स ऐसा जोड़ दिया जिसके कारण वो जीरो मैट्रिक्स हो गया, यानी जीरो बन गया। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा भाई, माइनस ए होगा, इसी का खुद माइनस वाला ये पार्ट होगा, समझ रहे हो ना। तो ए का इन्वर्स क्या है, माइनस ए, ठीक है, माइनस है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। यानी मैट्रिक्स ए था तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। जोड़ो, जैसे देखो माइनस ए का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 तो इसका माइनस ए क्या होगा, -1 -2। अब इनको जोड़ो, देखो इसको जोड़ो, 1 -1 2 -2 यानी 0 0 0। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो मेन पॉइंट समझना जरूरी है, इतनी बातें आप समझिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में क्या क्या है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, और साथ में एडिटिव आइडेंटिटी भी है, यानी एग्जिस्ट करता है इसका आइडेंटिटी। कोई पूछ दे क्या मैट्रिक्स एडिशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तो करता है। एडिटिव इनवर्स है तो है भाई, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में अगर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट होंगे। जैसे मान लो कोई के नाम का एलिमेंट है या कोई नंबर है, ठीक है, उसमें मैंने मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई किया, फिर उसी मैट्रिक्स में मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, के ए बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, के बी बनेगा, ठीक है। अब ए में कैसे एलिमेंट होंगे, ए आई जे करके होगा, ठीक है, तो सब में हो जाएगा। मान लो इसका आर्डर क्या है, m क्रॉस n, ठीक है। और जोड़ते भी हम तभी हैं जब दोनों का आर्डर सेम हो, ये पढ़े हो, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं बी आई जे, इसका भी आर्डर क्या है, m क्रॉस n, ठीक है। आर्डर आप समझ रहे हो, m क्रॉस n, ठीक है, बातें समझ रहे हो भाई। मैंने बताया था ना, जोड़ तभी होगा दो मैट्रिक्स का जब दोनों का आर्डर क्या हो, सेम हो, तभी तुम जोड़ पाएंगे। तो फाइनली इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, के ए आई जे प्लस बी आई जे, के कॉमन हो जाएगा, m क्रॉस n, यही रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपके पास कोई के नंबर है, कोई एल नंबर है, आपने किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए का मतलब कोई एलिमेंट होगा उसमें भाई, मान लेते हैं आर्डर m क्रॉस n का था इसका, तो के प्लस एल, आर्डर कितने का था प्यारे बच्चों, एलिमेंट क्या नाम क्या होगा, ए आई जे, आई और जे की वैल्यू आप रख सकते हो 1 2 3 जो भी है, m क्रॉस n, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा, के प्लस एल ए आई जे m क्रॉस n, ठीक है। बस बातें समझिए। अब क्या होगा, के ए आई जे हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस एक ब्रैकेट में के एल मान लो इससे मल्टीप्लाई किया, ए आई जे m क्रॉस n, ठीक है। अभी और मैं इसको सिर्फ स्प्लिट कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, तो के इंटू मैट्रिक्स ए बन जाएगा प्लस एल इंटू मैट्रिक्स ए बन जाएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या रहेगा, m क्रॉस n, इसका m क्रॉस n, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझोगे तो बहुत समझ में आएगा, ठीक है। दो नंबर थे, दो नंबर का हमने जोड़ के मल्टीप्लाई किया, तो भाई ये एक बार इससे हो गया ऐसे, ठीक है, के प्लस एल मैट्रिक्स एलिमेंट ये, तो ऐसे हुआ। फिर एक बार ये ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, ये चीज़ें। फिर मैंने इस मैट्रिक्स को इधर कर दिया, के बाहर कर दिया, एल बाहर कर दिया, ठीक है, m क्रॉस n, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया 2 क्रॉस ए मैट्रिक्स प्लस 3 क्रॉस बी मैट्रिक्स, तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, 2aij प्लस 3bij। मान लो मैट्रिक्स जुड़ेगा कब, जब दोनों का आर्डर सेम होगा, तभी तो जुड़ेगा। बात समझिए, ये ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स से कब जुड़ेगा, जब दोनों का आर्डर सेम होगा। तो m आर्डर n, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2ij बनेगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, 3 प्लस 3bij। फाइनली मैंने रिजल्ट लिख दिया, यहाँ से सीधे रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका दिया है 1 2 3 4, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है 6 9 7 7, ठीक है। अब आपसे बोला है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2a क्या हो जाएगा, तो बता सकते हो 2a क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 हो गया इतना, यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ।
इसमें किससे करना है 3b से, तो 3 से कर दो, तो 3 से कर जो 3 6 18, उसके बाद फाइनली दोनों को जोड़ना है, तब जान जाओ, तो इसलिए मैंने सीधे ये बात लिख दी। 2 टाइम्स ऑफ ए आई जे ए मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, बी आई जे बी मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई जोड़ दिया तो एक और मैट्रिक्स मिला एम क्रॉस एन का। तो ये मैंने फाइनल रिजल्ट बताया था, ठीक है। तो अब जनरली जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें बोला है कि 2x + 3y इस मैट्रिक्स के बराबर है और 3x + 2y इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपसे बोला है x और y की वैल्यू बताओ, तो अब कैसे करेंगे। तो आप जब लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या दिखता था आपको, ऐसे ही होता था, ठीक है। 2x + 3y 3x + 2y = कोई नंबर दिखता था, तो आप करते क्या था, आप या ये मेथड लगा देते कि y को हटा दिया जाए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके, ऊपर कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, नीचे कुछ करते थे, y को पूरा गायब कर देते थे, बचता क्या था x, या आप पूरा x को गायब कर देते थे, बचाते थे क्या थे y, यहाँ तो कोई नंबर था, तो यही नंबर है आपका, ये मान लीजिए सपोज दैट। तो हम भी वही तरीके लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये 2x है, ये 3y है, 3x है 2y, तो क्या मैं इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें पूरे में, तो इधर भी तो 3 से करना पड़ेगा। जो मैट्रिक्स आपका ये इधर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इधर वाला जो मैट्रिक्स, इधर भी 3 से करना पड़ेगा, इधर भी पूरे में। तो नीचे किससे करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि देखो 2 3 = 6, 3 2 = 6, यानी अगर माइनस कर देंगे तो 6 से 6 कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ y बचेगा। तो हम करते हैं, तो 3 2 = 6x, 3 2 3 3 = 9y, ठीक है। तो इसमें भी करोगे 3 से ना, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट नंबर है भाई, इधर 3 से किया तो इधर भी करो ना। तो 3 से करोगे तो क्या होगा, सबसे हो जाएगा 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 0 = 0। अब बातें समझ रहे हो, मैंने बता दिया सीधे, मैंने इधर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब पढ़े हो, कांस्टेंट नंबर से करेंगे तो सब में होगा, सब में होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़, अब उसमें कर लेते हैं वो वाला, उसमें 2 से करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी किससे करो, उससे, ठीक है। 2 3 = 6x, 2 2 = 4y -4, ठीक है, -4 -2 10, ठीक है। बातें समझ रहे हो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स वाई को हम हटा सकते हैं, साइन चेंज कर दो, ठीक है, कैंसिल, 9 में से 4 गया 5y, ठीक है, सॉरी 5y। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस आपको आता है, दो मैट्रिक्स का माइनस कैसे करते हैं भाई, ये आर्डर सेम है कि नहीं, दो आर्डर 2 का, ये भी आर्डर 2 का है, तो माइनस कर सकते हो। 6 में से -4 कितना होगा, तो ऐसे लिखोगे 6 - -4 9 - -4, ठीक है, 12 - -2, ठीक है, 0 - 10 हो गया। माइनस ऐसे होता है, तो आपने माइनस कर लिया, माइनस करेंगे तो क्या होगा 10 13 14 -10, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है, मिला रहा है बात है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 5x है, ठीक है, 5x का मतलब सॉरी 5y है, क्योंकि आप y निकाल, तो y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्या होगा 1/5, और जो भी ये मैट्रिक्स है 10 14 13 -10, ठीक है। तो आपको मालूम है 1/5 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था बाहर कोई नंबर है ऐसे तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे ऐसे कोई नंबर है किसी मैट्रिक्स के बाहर, तो ये 1/5 सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो 1/5 से इसमें करो, इसमें करो, तो करोगे तो क्या होगा 2 13/5 14/5 -2, ठीक है, मिला लीजिएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, बातें समझ रहे हो आप, यानी y मेरा ये आ गया, y भी एक मैट्रिक्स था, यहाँ से कंफर्म हो गया y एक मैट्रिक्स है, ठीक है। x भी आप निकाल सकते हो, अब x कैसे निकालोगे, तो आप y की वैल्यू यहाँ पर रख देना और मल्टीप्लाई कर लेना, देखो 3 2 = 6, इसको उधर ले जाना और x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।